गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम थी। आवाज आ रही है? मैं दिखाई दे रहा हूं, सुनाई दे रहा हूं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ऑल क्लियर लिखिए। और क्लियर लिखिए। सबकी क्लास चल रही है बच्चा? जय भीम। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। राधे राधे। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। किसी का क्लास चल रहा है? ऑल क्लियर, क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर। सर क्लास नहीं चल रही, नहीं चल रही, नहीं चल रही है। हाँ प्रकाश जी, देखिए बच्चे कह रहे हैं नहीं चल रही है क्लास। एक तरफ बच्चे कह रहे हैं कि ऑल क्लियर है। टीम, यस सर क्लियर। दोनों चैट बॉक्स में क्लियर आ गया। तो अगेन सभी को नमस्कार। ये क्लास हम लोगों का खत्म हो गया है। एक लास्ट थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ था जिस पर कि हम लोगों को चर्चा करना था, और मैं चला गया था। तो वो टॉपिक हम लोग कर लेते हैं बच्चा। हम लोग साइबर सुरक्षा पढ़ रहे थे। टाइप ऑफ साइबर क्राइम हम लोग पढ़ चुके थे। साइबर क्राइम क्या होता है, टाइप ऑफ साइबर क्राइम क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके थे। मीडिया क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या है, उसमें किस तरह की सुरक्षा चुनौतियां है, उसको भी हम लोग पढ़ चुके थे। और फिर हम लोगों ने साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा पढ़ना हम लोगों ने शुरू किया था। और साइबर सुरक्षा में हम लोगों ने साइबर सुरक्षा क्या है, इसके क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब पढ़ने के बाद साइबर सुरक्षा के लिए नीतिगत प्रयास में हम लोगों ने 2013 की साइबर नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को पढ़ लिया। उसमें जो जो चीजें फोकस थी, लोगों के कस्टमर को सुरक्षा देना, यूजर्स को सुरक्षा देना, जो हमारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उनको सुरक्षा देना, जो इंटरनेट को यूज करते हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, जो हमारी सरकार है, पूरा का पूरा गवर्नेंस सिस्टम ई गवर्नेंस के रूप में सरकार का साइबर वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, उस पर ढेर सारी इंफॉर्मेशन है, उन सब चीजों को सिक्योर करना, सुरक्षा देना। और साइबर अटैक से हमारे कंप्यूटर सिस्टम को, हमारे देश को सुरक्षा प्रदान करना, साइबर अपराध से हमारे लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, ये सारे के सारे फोकस्ड पॉइंट रहे जिस पर हम लोगों ने चर्चा की। और हम लोगों ने देखा कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में इन्हीं सब चीजों को केंद्र में रख करके कुछ गाइडलाइन, कुछ प्लानिंग की गई, और फिर धीरे धीरे उसी को एग्जीक्यूट किया जाता है। उसी गाइडलाइन में जो जो चीजें थी उन्हीं सब चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने एक कानूनी प्रयास डाल दिया, और कानूनी प्रयास की शुरुआत जब करी तो हम लोगों ने आईटी एक्ट 2000 से कानूनी प्रयास की शुरुआत करी। और फिर हम लोगों ने देखा कि 2023 में कैसे उसकी जगह पर एक नया कानून आता है, और नया कानून जो आईटी एक्ट का जगह लेता है, ठीक है। और हम लोगों ने फिर डिजिटल इंडिया एक्ट डीआईए 2023 के बारे में पढ़ा। उसके क्या क्या प्रोविजन है, क्या क्या प्लस है, क्या क्या माइनस है, क्या क्या चैलेंजेस है उसको एग्जीक्यूट करने में। और फिर हम लोगों का लास्ट क्लास इतना ही हुआ था। और फिर हम लोग डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 तक हेडिंग डाल करके हम लोगों ने छोड़ दिया था। तो अभी आप हेडिंग में डालिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023, ठीक है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023, इसको लिखिए, नोट कीजिए।
देख लिया आपने, 11 अगस्त 2023 से ये लागू हुआ है बच्चा। इसकी हेडिंग से लग रहा होगा इस कानून का पर्पस क्या है। हमारे इस डिजिटल वर्ल्ड में जो हमारा पर्सनल डेटा है उसकी सुरक्षा एक महत्वपूर्ण चुनौती थी साइबर वर्ल्ड में, साइबर यूजर के सामने, और उसी चुनौती को दूर करने के लिए कानून बनाया गया। डेटा की चोरी हो रही थी, डेटा का मिसयूज हो रहा था। बड़े बड़े कंपनियां जो कि साइबर वर्ल्ड में बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे अन्य सोशल मीडिया से जुड़ी हुई प्लेटफॉर्म हो, या फिर कोई प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी भी क्यों ना, कहीं पर भी जब हम अपना रजिस्टर्ड करवाते थे तो हमसे सारे इंफॉर्मेशन लेते हैं, हमारा नाम क्या है, हमारा जो भी डिटेल्स देते हैं, वो सारा इंफॉर्मेशन उनके पास चला जाता है, राइट। अब हमारी करोड़ों लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन उनके पास है। के डेट में इंफॉर्मेशन भी बेचा जाता है। खरीदने वाले उनसे हमारे इंफॉर्मेशन को खरीद सकते हैं, वो हमारे इंफॉर्मेशन को अपने लाभों के लिए बेचते हैं, और खरीदने वाले उस इंफॉर्मेशन के आधार पर इस कारपोरेट वर्ल्ड में अपने बिजनेस इंटरेस्ट को सिद्ध कर सकते हैं, साध सकते हैं। उनके भी जो व्यावसायिक हित है वो हमारे इंटरेस्ट को साध लेंगे, हमारी रुचि को वो आइडेंटिफाई कर लेंगे हमारे पूरे आइडेंटिटी और हमारे डेटा से, और उसका वो मिसयूज कर सकते हैं। हमारे लिए भी वो खतरा है, उनके लिए भी वो लाभ है। टेक्निकली अगर हम निजता के अधिकार की बात करें, राइट टू प्राइवेसी की बात करें, 2017 में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो मौलिक अधिकार का, फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। मैंने आई थिंक सोशल जस्टिस पढ़ाते समय मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इसके बारे में, उसका ये पार्ट है। इंडियन सोसाइटी में भी मैंने पढ़ाया था, उसका ये पार्ट है। इसलिए हर व्यक्ति का जो अपना प्राइवेसी है वो प्राइवेसी के लिए वो सुरक्षित है, मतलब वो उसका अधिकार है, वो अपनी प्राइवेसी की सुरक्षा कर सकता है, और उसका इंफॉर्मेशन, उसके बारे में सारी चीजें, उसकी प्राइवेट चीजों को भी कंपनियां किसी न किसी रूप में चुरा लेती है। दिक्कत यह है कि अब कंपनियां जब चुराती है बच्चा, तो कंपनियां उसके लिए एक सहमति, अक्सर देखोगे कि जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हो ना तो आता है, क्या मैं आपका लोकेशन जान सकता हूं, क्या मैं आपका, उसी में आप आगे बढ़ते जाइए, स्किप 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 करते जाइए। आजकल सिस्टम आ गया कि आप स्किप कर सकते हैं, पहले था कि उसके बारे में बताए बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। परिणाम था आपको अपना सब कुछ उनको शेयर करना पड़ता, और जब आप सब उसको शेयर कर देते हैं तो फिर सबका एक्सेस उनके पास हो जाता है, सारी सूचनाएं उनके पास हो जाती है, पूरा का पूरा प्राइवेट सब कुछ। जब आप अपने ऐप में लोकेशन पे जाते हैं, बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर कि आपको कहता है कि आप अपना लोकेशन वाला सिस्टम शेयर कीजिए। जैसे ही आप शेयर करेंगे, अब आपका लोकेशन का एक्सेस उसके पास है, आप कहां हैं, कैसे हैं, सब उसको पता है। जब आप कहीं फोटो वोटो से जुड़ी हुई चीजों पे आप जाते हैं तो कई जगहों पर कहता है कि जो आपका फोटो वाला फाइल है उसका एक्सेस हमें दे दीजिए। जैसे ही वो देते हैं, आपका फोटो वाला जितना भी फोटोग्राफ्स उसमें है, जितनी भी फाइल है, सबका एक्सेस उसके पास मिल गया। तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन का एक्सेस वो ले लेते हैं किसी न किसी रूप में आपसे सहमति लेकर, और फिर वो मिसयूज कर सकते हैं। 2023 में इन्हीं सब समस्याओं को दूर करने के लिए एक कानून बनाया गया, और अगस्त 2023 में इसको लागू किया गया। क्योंकि कई तरह की समस्याएं हैं डिजिटल वर्ल्ड से जुड़ी हुई, साइबर क्राइम से जुड़ी हुई, तो जैसे जैसे हमारी समझ विकसित हो रही है, जैसे जैसे हम उन समस्याओं को पहचान रहे हैं, देख रहे हैं, वैसे वैसे हम उन समस्याओं से निपटने के लिए कानून का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए इस एक्ट के नाम से ही बड़ा क्लियर है कि इसका क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है। इसमें सबसे प्राथमिक उद्देश्य है बच्चा, पर्सनल डेटा को सिक्योर करना, सेफ करना, पर्सनल डेटा की सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना, ये इसका सबसे प्राथमिक उद्देश्य है। जो डेटा की प्रोसेसिंग होती, उस प्रोसेसिंग में पारदर्शिता को, कंप्लीट डेटा प्रोसेसिंग ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ताकि उसका मिसयूज ना हो। एक जिम्मेदारी निर्धारित की जाए
कि जिसको भी हम, जो भी प्लेटफॉर्म है जो हमसे जो भी डेटा लेता है, उसकी वो जिम्मेदारी हो, एक जिम्मेदारी पूर्ण डेटा प्रोसेसिंग के काम को संभव बनाया जाए। और जो भी डेटा का मालिक है उसका क्या अधिकार है, डेटा का मालिक है, हमारी सूचना अगर है तो हम उसके मालिक हैं, हमारे बारे में अगर कोई सूचना दी गई है तो हम उसके मालिक हैं। और सूचना लेने वाले का क्या दायित्व है, उसकी क्या ड्यूटी है, उसका क्या कर्तव्य है, इन दोनों को निर्धारित, हम उनके कर्तव्यों को निर्धारित करेंगे ताकि वो हमारे डेटा को मिसयूज ना कर सके। और हमारा क्या अधिकार है इसको भी निर्धारित हम करेंगे। जैसे हमारा अधिकार है कि हमने डेटा दिया, हमने कंसेंट दे दिया कि आप यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर हमें लगा कि हमारे उस कंसेंट से हमारे डेटा को मिसयूज किया जा सकता है, तो उस सहमति वापस लेने का राइट भी हमको होना चाहिए। हमको अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने का राइट होना चाहिए, कस्टमर यूजर का। ये नहीं कि एक बार आपने एक्सेप्ट करवा लिया और फिर जब चाहे तब जिस रूप में चाहे उस रूप में आप हमको यूज कर। हमको हमारे डेटा तक पहुंचने का पूरा अधिकार होना चाहिए। हमने जहां जहां जिस रूप में डेटा रखा है, कोई भी कंपनी उस डेटा से रीच हमको नहीं रोक सकती। उस डेटा तक रीच हमें उसको देना ही होगा। हमने डेटा दिया है, वो हमारा है। जैसे हमारा कोई संपत्ति होता है, हमारा खेत है, हमारा जमीन है, जब वो हमारा है तो उस तक पहुंचने का अधिकार हमारे पास होना चाहिए। उसी तरीके से हम जहां किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब हम अपना डेटा शेयर करते, उस तक रीच से हमें कोई नहीं रोक सकता है, हमारा अधिकार। हम उसमें घुस करके जब चाहे तो अपने डेटा को मिटा सकते, डिलीट कर सकते हैं। हम जब चाहे तब उसमें डेटा को सुधार सकते हैं। पहले इस तरह के ऐप बनाए जाते थे, इस तरह का सिस्टम बनाया जाता था कि एक बार डेटा हाथ से निकल गया तो निकल गया, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, हम डेटा डिलीट कर सकते हैं, उसमें रिफॉर्म कर सकते हैं। हमने अगर कंसेंट दिया है किसी कंपनी को तो उस कंसेंट को हम रद्द कर सकते हैं। या फिर बहुत सारे छोटे बच्चों के डेटा है, उन्हें डेटा को सिक्योर करने का इसमें अलग से प्रोविजन किया गया। इसके अलावा भी कुछ प्रावधान है, दंड का प्रावधान है, बहुत कठोर दंड का प्रावधान है बच्चा। 250 करोड़ तक जुर्माना लगाया जाएगा। सोचो, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जो भी है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, कानून के दायरे में इनको लाने के पीछे का कारण यही था कि तो हमारे डेटा को मिसयूज न करे। और इसलिए दंड इतना बड़ा रखा गया कि वो भी डरेंगे कि कहीं ना कहीं इंडिया में अगर हमको सर्विस देनी है तो अगर हम इंडिया के कानून को फॉलो नहीं करेंगे तो 100 करोड़ तक का हमारे ऊपर जुर्माना लगाया जाए। हम जब भी कोई हमारा यूजर शिकायत करे अपने डेटा के बारे में तो शिकायत निवारण की व्यवस्था भी होनी चाहिए। उसका अधिकार है, उसका राइट है। और जो भी इंफॉर्मेशन है, जो टर्म्स है, कंडीशन है, नियम है, तो क्या होता है कि जब हमारा गांव का कोई आदमी, बहुत सारे गांव के अनपढ़, कम पढ़े लिखे लोग जो हैं, निरक्षर जो लोग हैं, वो भी फेसबुक यूज करते हैं, वो भी मोबाइल यूज करते हैं, वो भी जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो किसी और से रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। यार मेरा भी एक अकाउंट खोल दो। सर आपने देखा होगा, सुना होगा, या आप समझ सकते हो, मेरा भी एक अकाउंट खोल दो ना, या अपने से भी खुलवाते। तो उसमें जहां भी वो टर्म्स कंडीशन पे जाते हैं, वो टर्म्स कंडीशन नहीं पढ़ते हैं, बस अपना डेटा डालते जाते हैं। एक तो टर्म्स कंडीशन लंबा चौड़ा होता है, दूसरा टर्म्स कंडीशन अंग्रेजी में होता है। अब क्या पूरे भारत के लोगों को, या जितने भी इंटरनेट यूजर्स हैं, जितने भी सोशल मीडिया यूजर्स हैं, क्या सारे लोगों को अंग्रेजी आती है? उत्तर है नहीं आती है। इसमें एक प्रोविजन किया गया कि उसके जितने भी टर्म्स कंडीशन है, जो भी प्लेटफॉर्म हमसे डेटा लेती है, हमारी सूचनाएं लेती है, हमारे बारे में जानकारी लेती है, उसके जो टर्म्स कंडीशन है वो 22 भाषाओं में उपलब्ध होना चाहिए। कि भारत के हर क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति कम से कम इंग्लिश नहीं जानता, हिंदी तो जानता है, हिंदी नहीं जानता, भोजपुरी तो जानता है, उड़िया तो जानता है, तमिल तो जानता है, तेलुगु तो जानता है। अगर ये 22 भाषा में उपलब्ध होगी तो कम से कम वो पढ़ेगा, वो समझेगा। और इन सब के लिए एक डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान इसमें किया गया है, जो एक अच्छा प्रयास है, ताकि डेटा को इससे संबंधित कोई भी मामला हो तो बोर्ड उसको निपटेगा। राइट? क्लियर है बच्चा? चलिए, यही है
इस कानून के बारे में, इस कानून का उद्देश्य, इस कानून का प्रावधान। अब इसी पर फोकस्ड होकर के हम कुछ डायमेंशन इसका खींच सकते हैं। एक तो डायमेंशन होगा इसके बारे में, इसका एक परिचय। दूसरा डायमेंशन होगा इसका उद्देश्य, और मैंने अभी अभी कहा कि उद्देश्य में मुख्य यही है कि हमारे पर्सनल डेटा को सेव करना, सुरक्षित करना, उसके मिसयूज को रोकना। और इसके लिए क्या क्या प्रोविजन किया गया है, उनके क्या ड्यूटी होंगे, जो हमारे डेटा संग्राहक हैं उनको निर्धारित किया गया है, उनका क्या कर्तव्य होगा उनको निर्धारित किया गया है, हमारे क्या अधिकार है एज ए यूजर वो निर्धारित किया। हम अपने डेटा को डिलीट कर सकते हैं, अभी अभी मैंने बताया, अपनी सहमति को रद्द कर सकते हैं, ये अलग अलग भाषाओं में तमाम तरह की चीजें। तो इसमें एक डायमेंशन बनेगा कि इस कानून का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इसका महत्व है, क्या इसका लाभ है। तो बच्चा जनरली जो उद्देश्य होता है वही महत्व होता है। इसका सबसे बड़ा महत्व है कि हम सब की इस साइबर वर्ल्ड में जो डेटा है वो सुरक्षित रहेगी। ठीक है, तो महत्व दिखा देंगे, फिर हम इसकी आलोचना करेंगे, इस कानून में क्या कमियां और क्या इसमें आनी चाहिए। आलोचना पे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद फिर हम चैलेंजेस की चर्चा कर देंगे, चुनौतियां की चर्चा कर देंगे। चुनौतियां मतलब इस कानून को, अब कानून तो बना दिया गया, लागू करने में क्या क्या चुनौतियां, क्या कानून के बारे में अवेयरनेस है लोगों के बारे में, जो लगातार टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में लोगों में जागरूकता है नहीं है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। कानून तो बना दिया गया लेकिन इसको एग्जीक्यूट करना कठिन होगा। इसके लिए जो भी सुरक्षा तंत्र का प्रावधान किया गया, क्या पैसा है, फंड है, तो बहुत सारे चैलेंजेस है बच्चा, हम उस चैलेंजेस की चर्चा करेंगे और फिर लास्ट में हम कुछ सुझाव के साथ इसको खत्म कर देंगे। यही होगा, कोई दिक्कत? चलिए आइए देखते हैं हम लोग परिचय। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 भारत में डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को सुरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है जो डिजिटल युग की जरूरतों को पूरा करता है। 2 लाइन में इसका इंट्रोडक्शन हो गया। डिजिटल व्यक्तिगत, तो सबसे पहले तो बच्चा इसमें लिख दो पीडीएफ नोट्स। एक लास्ट पीडीएफ हमको भेजना है, आज के क्लास के बाद सारा कंपाइल करके भेजा दूंगा। ठीक है, पीडीएफ नोट्स पूरा करता है। इसका उद्देश्य मैंने अभी बताया कि 2-3 उद्देश्य ही हम लोग फोकस कर सकते हैं। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का उद्देश्य है नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना, पहले भी मैंने बताया था। दूसरा है डेटा प्रोसेसिंग में पारदर्शिता और जिम्मेदारी को बढ़ावा देना, और तीसरा उद्देश्य है डेटा प्रिंसिपल के अधिकारों और डेटा न्यासी लेने वाले के दायित्वों को निर्धारित करना। अधिकार और दायित्व का निर्धारित करना, हमारा जो डेटा है, हमारा क्या अधिकार है, और जो भी इसको लेने वाला है उसके क्या दायित्व है, इसका निर्धारण करना, यही है इसका उद्देश्य। इसके बाद मैंने इसको कई टुकड़ों में तोड़ दिया है बच्चा, तो हर डायमेंशन खींच लोगे तो बहुत आसान और बहुत संक्षिप्त हो जाएगा। प्रावधान, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के प्रोविजन। पहला प्रावधान, व्यक्तिगत डेटा तक पहुंचने का अधिकार। यह कानून प्रत्येक यूजर्स को उसके पर्सनल डेटा तक पहुंचने का अधिकार प्रदान करता है। कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी, कोई भी न्यासी किसी भी व्यक्ति या संगठन के पर्सनल डेटा को लेकर उस व्यक्ति से वंचित नहीं कर सकती है। उस व्यक्ति को पुनः अपने डेटा तक पहुंचने का अधिकार होगा, अपने डेटा को सुधारने का अधिकार होगा, उसको डिलीट करने का अधिकार, क्योंकि हमारा डेटा है तो हमारा राइट है। ठीक है, इसके बाद तीसरा है सहमति को रद्द करने का अधिकार। सहमति को रद्द करने का अधिकार, हमने अकाउंट खोलते समय, हमने कुछ भी कोई काम आगे बढ़ाते समय
अगर हमने कोई कंसेंट दिया है, हम एग्री हुए हैं, अगर आप देखोगे कोई भी चीज पर एग्री लिख के आ जाता है। अब हम लोग सारा पढ़ते नहीं है 20 पॉइंट, लास्ट में एग्री लिख करके हम नेक्स्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट पे जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं फटाफट। तो हम एग्री लिख दिए तो इसका मतलब नहीं कि हम उसको रद्द कर नहीं कर सकते हैं, सहमति को रद्द करने का अधिकार। चौथा है डेटा से संबंधित नाबालिगों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान। अगर कोई छोटे बच्चों से जुड़ा हुआ, नाबालिग से जुड़े हुए डेटा है तो उसके लिए स्पेशल प्रोविजन है उसकी सुरक्षा के लिए। नियामक निकाय उल्लंघनों के लिए जुर्माना 50 करोड़ से 250 करोड़ तक। और छठा पॉइंट है डेटा संग्रहण से संबंधित नियम एवं शर्तें तथा जानकारी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं में उपलब्ध कराने का प्रावधान। और सातवां है शिकायत निवारण का अधिकार। बच्चा मैं चाहूंगा ना कि इसको आप लिख लो, कोई दिक्कत? ऑनलाइन वाले बच्चे मैं चाहूंगा, क्योंकि एकदम करंट है और इससे प्रश्न बनने की संभावना है, कि तुम्हारी कॉपी पे रहे तो ज्यादा अच्छा है। आप ऐसा करो, पीछे जाओ, तुम एक बार हेडिंग डाल दिए हो, पीडीएफ नोट्स को सुंदर तरीके से काट, राइट, लिखते हैं हम लोग, थोड़ा देर लगेगा, 10 से 15 मिनट में हमारी कॉपी में आ जाएगा, क्योंकि बिल्कुल करंट का टॉपिक है। इसको हम लोग लिख लेते हैं। 11 अगस्त 2023 से लागू, टॉपिक लिख करके लिखो आप। लिख लिया आपने? लिखिए परिचय, कैपिटल ए परिचय, जैसे हम लोग लिखते हैं डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, डीडीपीए लिख दो ना, डिजिटल डेटा, डीडीपीए, डिजिटल डेटा या पर्सनल डेटा कर दो, प्रोटेक्शन एक्ट, डी पी डी पी ए, ठीक है। डिजिटल व्यक्तिगत संरक्षण अधिनियम 2023 भारत में डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को सुरक्षित करने के लिए एक कानून है जो वर्तमान डिजिटल युग की जरूरतों को पूरा करता है, आवश्यकताओं को पूरा करता है। कैपिटल बी, डीपीडीपीए का उद्देश्य, ऐसे ही लिख दो, डीपीडीपीए का उद्देश्य, डीपीडीपीए का उद्देश्य, 3 उद्देश्य लिखिए, 3 उद्देश्य। का उद्देश्य पहला है नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। दूसरा है डेटा प्रोसेसिंग में पारदर्शिता और जिम्मेदारी को बढ़ावा देना, जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और डेटा के मालिक के
डेटा के मालिक के अधिकारों और डेटा न्यासी के कर्तव्यों का निर्धारण करना या दायित्वों का निर्धारण करना, दायित्वों का निर्धारण करना। ठीक है, 1 2 3। कैपिटल सी, प्रमुख प्रावधान। केवल प्रमुख प्रावधान भी लिखोगे तो चलेगा। डीपीडीपीए प्रमुख प्रावधान। डीपीडीपीए ये प्रमुख प्रावधान। पहला है व्यक्तिगत डेटा तक पहुंचने का अधिकार। व्यक्तिगत डेटा तक पहुंचने का अधिकार। दूसरा है 2 नंबर, डेटा को सुधारने और मिटाने का अधिकार। डेटा को सुधारने और मिटाने का अधिकार। 3 नंबर है सहमति को रद्द करने का अधिकार। सहमति को रद्द करने का अधिकार। चौथा है नाबालिगों से संबंधित, नाबालिगों से संबंधित डेटा की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान। नाबालिगों से संबंधित डेटा की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान। नाबालिगों से संबंधित डेटा की विशेष सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान। फिफ्थ पॉइंट नंबर 5, नियामक निकाय उल्लंघनों के लिए उल्लंघनों के लिए 250 करोड़ तक जुर्माना का प्रावधान। 250 करोड़ तक जुर्माना का प्रावधान। छठा पॉइंट नंबर 6, डेटा संग्रहण से संबंधित जानकारी एवं शर्तों को भारत की 22 भाषाओं में, डेटा संग्रहण से संबंधित जानकारी एवं शर्तों को भारत की 22 भाषाओं में उपलब्ध कराने का प्रावधान। 22 भाषाओं में उपलब्ध कराने का प्रावधान। सातवां पॉइंट, यूजर्स उपयोगकर्ता के
शिकायत निवारण का उपयोगकर्ता को शिकायत निवारण का अधिकार, उपयोगकर्ता को शिकायत निवारण का अधिकार। 8 नंबर पॉइंट, डेटा प्रिंसिपल की ओर से, डेटा प्रिंसिपल मतलब डेटा का मालिक, इसके बारे में डेटा है, डेटा प्रिंसिपल की ओर से अपने डेटा संबंधी अनुरोधों को प्रबंधित करने के लिए एक सहमति प्रबंधक को नामांकित करने का प्रावधान, नामांकित करने का प्रावधान। 9 नंबर, अधिनियम ऐसे प्रसंस्करण की अनुमति नहीं देता है। 9 नंबर पॉइंट लिख लो, अधिनियम ऐसे प्रसंस्करण की अनुमति नहीं देता है जो बच्चों के लिए हानिकारक हो या जिसमें बच्चों की ट्रैकिंग, ट्रैकिंग समझते हो, बच्चों को ट्रैक करना, ट्रैकिंग, व्यवहार संबंधी निगरानी, व्यवहार संबंधी निगरानी या बच्चों को लक्षित विज्ञापन शामिल हो। बहुत सारी कंपनियां बच्चों को टारगेट करके ऐसा विज्ञापन देती है जिसका बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता। ठीक है, इस तरह के विज्ञापन का अधिकार नहीं, बच्चों को आप टारगेट नहीं कर सकते हैं एज ए कस्टमर। ठीक है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट, आवाज आ रही है बच्चा? क्लियर है? आप एक बार देखिए, तीन जरा चैट बॉक्स दिखाइए। आवाज क्लियर हो गया?
डीपी डीपीए का महत्व एक टॉपिक हम लोग बना सकते हैं। इंपॉर्टेंस। आवाज क्लियर हो गई है? थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। कमेंट पर ध्यान दिया गया बच्चा, तभी आपकी आवाज को बदला गया, जिम तब माइक को ठीक किया गया। ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम थी और टीम ऑलरेडी बैठी हुई है। मैं आपका कमेंट जब क्लास पढ़ाता हूं तो नहीं देखता हूं, लास्ट और शुरू में पहले भी बता चुका हूं कि मैं कमेंट आपका देखता हूं, क्योंकि फिर फोकस्ड आदमी नहीं हो पाएगा। ना आप होंगे, आप कमेंट करते रहेंगे, ना मैं होऊंगा क्योंकि मैं कमेंट को ही देखता रहूंगा। तो हम लोग टॉपिक पढ़ लें। फिर जो जो डाउट्स है, मैंने पहले भी कहा है, तरीके में अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए, शुरुआत में लिख लीजिए या अंत में लिख लीजिए। ठीक है। डीपीए का महत्व एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है हम लोगों का। ए बी सी डी, ई होगा, डी होगा। डीपीए का इंपॉर्टेंस, इसका महत्व क्या है? तो उद्देश्य है पर्सनल डाटा सुरक्षा करना, उसका उद्देश्य है। पर्सनल डाटा को सुरक्षित हुआ, इसका इंपॉर्टेंस है। तो उसी में से हम लोग निकाल लेंगे, बस केवल लिखना है। आप लिखिए, पहला उद्देश्य व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता को बनाए रखना संभव। इस कानून का क्या इंपॉर्टेंस है? तो इस कानून का एक बहुत बड़ा महत्व यह है कि इस कानून को प्रॉपर तरीके से यदि एग्जीक्यूट किया जाए तो इससे हमारा पर्सनल डाटा सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा, और हमारी व्यक्तिगत जो प्राइवेसी है, जो हमारी गोपनीयता है, उसको बनाए रखना संभव हो पाएगा इस कानून के माध्यम से। क्लियर है? दूसरा, डेटा प्रोसेसिंग के लिए सहमति प्राप्त करने तथा डेटा प्रिंसिपल के अधिकारों और दायित्वों का निर्धारण करना इससे संभव हो पाएगा। ये कानून चूंकि ये करता है, इसलिए इससे संभव होता है। तीसरा दीजिए, व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग पर नियंत्रण संभव। व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग पर नियंत्रण संभव, क्योंकि सबको कंट्रोल किया गया है कानून बना करके, और उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान, 250 करोड़ के दंड का प्रावधान। तो निश्चित तौर पर इससे नियंत्रण संभव होगा। अगला, चौथा है नागरिकों की निजता की रक्षा करने। नागरिकों की निजता की रक्षा करने और डेटा प्रोसेसिंग के संभावित जोखिमों को कम करने में सहयोगी। डेटा प्रोसेसिंग के संभावित खतरों को कम करने में सहयोगी। ठीक है। पांचवा है डेटा प्रोसेसिंग में पारदर्शिता और जिम्मेदारी बढ़ाकर। डेटा प्रोसेसिंग में पारदर्शिता और जिम्मेदारी बढ़ाकर। जिम्मेदारी किसकी? जो डेटा को लेते हैं उनकी जिम्मेदारी बढ़ाकर डिजिटल ट्रस्ट में सुधार संभव। डिजिटल ट्रस्ट, डिजिटल वर्ल्ड पर लोगों का, यूजर्स का भरोसा बनाना संभव। डिजिटल विश्वास में सुधार संभव। वही चीज है, ट्रस्ट या विश्वास। डिजिटल विश्वास में सुधार संभव। ठीक है। छठा है भारत को वैश्विक डेटा सुरक्षा मानकों के अनुरूप लाना संभव। ये कानून इंडिया को जो ग्लोबल डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स है उसके अनुरूप लाने में ये कानून सहायक होगा। मानकों के अनुरूप लाना संभव। 7 नंबर,
डेटा उल्लंघन के मामलों को कम करने और उनसे निपटने में सहायक, क्योंकि इसमें दंड का इतना कठोर प्रावधान है कि जल्दी कोई इस तरह के अपराध नहीं करेगा, इस तरह की गलतियां नहीं करेगा। तो डेटा संबंधी जो भी मुद्दे हैं, जो भी प्रॉब्लम हो रही थी, अब इस तरह के मामले कम होंगे और इस तरह के मामलों को निपटने में ये कानून सहायक होगा। ठीक है, ये हो गया महत्व। अब हम लोग आते हैं इस कानून की कमियों पर चर्चा करते हैं। हमारा अगला डायमेंशन है ABCDE। एक नजर डालते हैं इस कानून में क्या कमियां है। DPA, इस कानून में क्या कमियां हैं या इसकी क्या आलोचना है। ठीक है, जो एक्सपर्ट्स है, ये कानून जो बनाया गया, जब बनाया जा रहा था तब भी इसकी आलोचनाएं की जा रही थी। हालांकि एक ऐसी आलोचना है जिसमें कि हम लोग बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों का कहना था कि जो गवर्नमेंट है वर्तमान में, वो इन सब कानून के माध्यम से सारे सोशल मीडिया पर कंट्रोल रखना चाहती है, और फिर कंट्रोल रखेगी तो इसके अपने फेवर में यूज करने का प्रयास करेगी। जो इसके फेवर में काम करते हैं उनको सपोर्ट करेगी, और जो नहीं करते हैं उनको कहीं ना कहीं इस कानून के दायरे में ले आकर के उनको कंट्रोल करने का प्रयास करेगी, उनको बंद करवा देगी। ठीक है, तो डायरेक्ट हम तो ये अपराध आरोप नहीं लगाएंगे। हम लोग कभी भी इस तरह का आंसर लिखते समय हम कभी भी सरकार के इस जो छुपे हुए हिडन गोल है उस पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते नहीं है कि वो हिडन गोल है। लेकिन कुछ सामान्य रूप से इसकी आलोचनाएं की गई। आलोचना ये की गई कि ये कानून राज्य को अधिकार देता है, छूट देता है, क्योंकि कानून है और उल्लंघन करेगा तो राज्य दंड देगा। तो राज्य को जो दी गई छूटें हैं कि राज्य इसमें कुछ करता है, इसमें प्रोविजन है, निजता के अधिकार का उल्लंघन है। ठीक है, और ऐसे में यह डेटा प्रोसेसिंग के को कंट्रोल से बाहर कर सकता है, अनियंत्रित बना सकता है। ठीक है, राज्य को दी गई छूटें निजता के अधिकार का उल्लंघन कर सकती है और डेटा प्रोसेसिंग को अनियंत्रित बना सकती है, क्योंकि इसके माध्यम से प्लेटफॉर्म को कंट्रोल तो किया गया है, लेकिन राज्य को कंट्रोल नहीं किया गया, सरकार को कंट्रोल नहीं किया गया, राज्य को छूट दी गई है। बहुत सारे संदर्भों में राज्य को छूट देता है कानून। प्रश्न यह है कि राइट टू प्राइवेसी का मतलब क्या है। राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, तो क्या हमारे प्राइवेसी को राज्य जब चाहे तब तहस नहस कर सकता है, खत्म कर सकता है? उत्तर है नहीं। हाँ, राज्य के पास एक ग्राउंड बनता है कि देश की सुरक्षा के लिए हमने आपकी प्राइवेसी को खत्म किया। अब जहां फंडामेंटल राइट्स की बात आएगी और जहां देश की सुरक्षा की बात आएगी, तो निश्चित तौर पर देश की सुरक्षा को ऊपर रखा जाएगा, फंडामेंटल राइट्स को नीचे रखा जाएगा। देश की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा के लिए आपको कहीं भी घूमने का अधिकार, जो आपका फंडामेंटल राइट्स है, खत्म कर दिया जाता है। आपने देखा होगा 144 लगा दिया गया, कर्फ्यू लगा दिया गया। कहीं ना कहीं यहां पर मौलिक अधिकारों को रोका जाता है। राज्य जो है वो आपके इन मौलिक अधिकारों को रोक सकती है, क्योंकि समाज का हित, राज्य का हित आपके व्यक्तिगत मौलिक अधिकारों से ज्यादा ऊपर। बट फिर भी राज्य कम से कम इसका मिसयूज कर सकती है। तो आलोचक कहते हैं कि राज्य को जो छूटें दी गई है वो निजता के अधिकार का उल्लंघन। यहां पर निजता के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। व्यक्ति का राइट टू प्राइवेसी को राज्य ले सकती है, छीन सकती है। और दूसरा, डेटा प्रोसेसिंग इससे कंट्रोल में नहीं रह जाएगा, क्योंकि डेटा प्रोसेसिंग अनियंत्रित हो जाएगा। एक आलोचना। हालांकि ये आलोचना बहुत सारे संदर्भों में है बच्चा। राज्य को जब हम अधिकार देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा व्यक्तिगत अधिकार राज्य के नियंत्रण में हो जाता है और राज्य फिर उसको अपने ढंग से मिसयूज कर सकती है। और अगर हम राज्य से व्यक्ति को अधिकाधिक स्वतंत्रता दे देते हैं और स्वतंत्रता इस हद तक दे देते हैं कि समाज में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाए, ये भी किसी हद तक सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं राज्य और मौलिक अधिकार, व्यक्ति में एक संतुलन होना चाहिए। लेकिन विपक्ष जब भी होगा
तो यहां पर कहेगा कि अगर राज्य को कहीं अधिकार दिया गया तो कहा जाएगा कि राज्य अपने अधिकार को मिसयूज कर सकती है। आप देखिए, हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि सीबीआई को डिमांड हो रही थी कि सीबीआई को और स्वतंत्रता दी जाए। सीबीआई राज्य के कंट्रोल में है, सीबीआई केंद्र सरकार के हाथों का तोता है। आज ईडी पर ही आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार जिसको चाहती है ईडी और सीबीआई के दायरे में ला करके परेशान कर सकती है। फिर होता है कि इनके अधिकारों को बढ़ाया जाना चाहिए, इनके अधिकार राज्य से ऊपर होने चाहिए। जब राज्य से ऊपर हो, बहुत ज्यादा अधिकार हो, तो फिर डर होता है कि फिर वह इस अधिकारों का दुरुपयोग करेगा। वही चीजें आपसपा कानून पर लगाई जाती है। मैंने इस पर एक प्रश्न भी बनाया था कि एक तरफ आपसपा कानून में सेना के अधिकारों को कम करने की बात की जा रही है, तो दूसरी तरफ सीबीआई के अधिकारों को बढ़ाने की बात एक लंबे समय से की जाती रही है, अधिकारों को, स्वतंत्रता को बढ़ाने की बात, और उसमें काफी हद तक बढ़ाई भी गई है। अच्छा, दोनों जगह मुद्दा है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा राइट देते हो तो इस राइट को मिसयूज कर सकता है, और अगर उनको राइट नहीं देते हो, राज्य के अधीन में रखते हो, फिर राज्य अपनी मशीनरी के रूप में उसको मिसयूज कर सकती है। तो ये क्या सही क्या गलत नहीं, उत्तर है बैलेंस। दोनों में एक बेहतर समन्वय का होना जरूरी है। इसलिए पहला जो है एक सामान्य सी आलोचना है। कोई भी संगठन यदि राज्य के अधीन होता है, कोई भी अधिकार राज्य को ज्यादा होता है, तो यहां पर है कि अधिकार के उल्लंघन कर सकती है और डेटा प्रोसेसिंग को अनियंत्रित बना सकती है। एक डर है, संभावना है। दूसरी चुनौती है बच्चा, या कमी है, चुनौती नहीं कमी है, आलोचना है कि सहमति के बिना लाभ और सेवाओं के लिए डेटा प्रोसेसिंग की अनुमति सही नहीं है। कुछ जगहों पर बिना सहमति के लाभ और सेवा के लिए डेटा प्रोसेसिंग को मान्यता दी गई है, खास करके विशेष करके राज्य के संदर्भ में। लोग कहते हैं कि यह भी सही नहीं है। हमारे डेटा पर तो हमारी की सहमति होनी चाहिए, वो चाहे राज्य हो, चाहे कोई प्राइवेट एजेंसी हो, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, कोई भी एजेंसी हो। तो कुछ लोग कहते हैं कि यह भी उचित नहीं है। तीसरी आलोचना है कि इसमें नुकसान के जोखिम को विनियमित करने वाले प्रावधानों का अभाव है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें कुछ और प्रावधान होना चाहिए जिससे नुकसान का जो खतरा है उसको रेगुलेट किया जा सके। तो बहुत सारे प्रावधान इसमें कम है, ये भी एक आलोचना बनती है। इसमें डेटा पोर्टेबिलिटी और भूल जाने के अधिकार शामिल नहीं है। आजकल मोबाइल में ही आप लोग देखे होंगे, बहुत पहले था कि हम किसी भी कंपनी की सेवा ले रहे हैं, मोबाइल में था ना कि सेवा ले रहे हैं तो सेवा लेते रहना होगा, है ना। कोई उससे और अच्छा पैकेज लेकर के आती है। अगर कोई मोबाइल कंपनी महीने का 500 रुपया में जो सुविधा देती है, या 500 रुपये महीने में जो सुविधा देती है, 1000 महीने में जो सुविधा देती है, जितना डेटा देती है, जो भी देती है, वो 500 रुपये में कोई नई कंपनी लेके चली आती है। लेकिन हम नहीं जा पाते। क्यों भाई? इसलिए नहीं जा पाते हैं, नहीं जा पाते थे कि जिस कंपनी का फोन नंबर हमने लिया है, दूसरी कंपनी में जैसे ही जाएंगे हमें नंबर चेंज करना पड़ेगा, राइट। इसलिए हम दूसरी कंपनी का सेवा नहीं ले सकते। लेकिन कालांतर में क्या हुआ, कालांतर में इस पर चर्चाएं हुई कि नहीं भाई ये गलत है, हम किसी कंपनी के गुलाम नहीं है ग्राहक को अधिकार होना चाहिए कि इस कंपनी को छोड़ करके उस कंपनी की सेवा ले। एक ही कंपनी की सेवा हम लेंगे, ये कोई बाध्यता हमारे ऊपर नहीं होनी चाहिए, हमें हमारा फ्रीडम मिलना चाहिए। तो हुआ कि नहीं, हर कस्टमर को पोर्टेबिलिटी का राइट होगा, हर कस्टमर किसी एक कंपनी को छोड़ करके दूसरे कंपनी के सर्विसेज ले सकता है और इससे उसका नंबर दुष्प्रभावित नहीं होगा। नंबर चाहे तो उसी को कंटिन्यू कर सकता है। ये आपने सुना होगा, नहीं तो पहले लोग नंबर देख के बता देते थे कि किस कंपनी का नंबर, ये रिलायंस का नंबर है या एयरटेल का नंबर है। लोगों का कहना है कि डेटा में भी पोर्टेबिलिटी की सुविधा होनी चाहिए कि कस्टमर या यूजर्स जो है वो अपने हिसाब से इसको ले ले। लेकिन इसमें चूंकि ये सर्विसेज नहीं है, इसलिए या भूल जाने का अधिकार कि अगर भूल गया हमारा डेटा तो भी इससे बचाव का कोई रास्ता नहीं है, ये भी किया जाना चाहिए। एक और कमी, टेक्निकल कमी है, इसलिए इस पर ज्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे, कि जो बोर्ड बन रहा है, बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति की छोटी अवधि स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकती है। इसमें अभी अभी हम लोगों ने प्रावधानों में बच्चा चर्चा की है,
आपने अभी देखा होगा, हम लोग जब चर्चा कर रहे थे तो हम लोग कह रहे थे इसमें डेटा संरक्षण बोर्ड का प्रावधान है। जब डेटा संरक्षण बोर्ड का प्रावधान किया जा रहा है तो इसके बोर्ड के जो सदस्य होंगे इनकी नियुक्ति की अवधि बहुत ही कम है, कि कम से कम 5 साल तक होनी चाहिए अवधि। इतनी कम अवधि के नियुक्त किए होंगे तो फिर उनकी स्वतंत्र रूप से वो काम नहीं कर सकते हैं, कहीं ना कहीं राज्य के दबाव में वो रहेंगे, क्योंकि राज्य के कंट्रोल में रहेगा कि अगली बार तक वो नहीं नियुक्त करेंगे। लेकिन 5 साल तक की अगर हमारी नियुक्ति हो जाए तो फिर हमारा फ्रीडम बढ़ेगा। अगर किसी भी पद पर हम 10 साल के लिए नियुक्त होते हैं का मतलब है कि 10 साल तक कोई भी सरकार हमको हटा नहीं सकती, तो फिर हमारा काम करने का फ्रीडम बढ़ेगा बच्चा। लेकिन अगर रहे कि 6 महीने तक की नियुक्त है तो 6 महीने के बाद फिर से जुगाड़ में रहेंगे कि सरकार हमें नियुक्त कर दे, इसलिए हम सरकार के अगेंस्ट में जाने का प्रयास नहीं करेंगे। यही है लाइन कि इसमें बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति की छोटी अवधि स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकती है। अगला पॉइंट लिखिए, यह छोटे और मध्यम आकार के मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए अनुपालन बोझ बढ़ा सकता है। अनुपालन बोझ बढ़ा सकता है क्योंकि इस कानून का पालन अगर किया जाए, इस कानून में इतने तरह की चीजें रखी गई है कि छोटे मोटे व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए बड़ा कठिन हो जाएगा। ये एक आलोचना यही है कि प्रावधान में आलोचक कहते हैं कि इसमें भी कई ऐसे प्रावधान है जो अस्पष्ट है, और जो अस्पष्ट प्रावधान है उसको व्यवहारिक रूप से एग्जीक्यूट करने में कठिनाई होगी, क्योंकि प्रावधान यदि बिल्कुल क्लियर होता है तो उसको व्यवहारिक रूप से हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अस्पष्ट प्रावधान होने के कारण व्यवहारिक क्रियान्वयन में कठिनाई होगी। और लास्ट है जुर्माना और दंड का प्रावधान। ये भी एक आलोचना है। 250 करोड़ बहुत ज्यादा है। जुर्माना और दंड का प्रावधान अत्यधिक कठोर है। कई लोग तो कहते हैं कई प्लेटफॉर्म भाग जाएगा, नहीं करेगा काम। अत्यधिक कठोर है। ये है आलोचना या इस कानून की कमियां, और फिर बारी यही आएगी कि इस कानून की कमियों के अनुरूप थोड़ा सा इसमें संशोधन किया जाना चाहिए, व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि अभी तो सरकार हमारी बहुत सारी कमियों से जूझ रही है। अब नया कानून और नया कानून में अस्पष्टता और कमियां। अभी आपने देखा होगा आईपीसी की धारा की जगह पर पूरा का पूरा धारा बदल दिया गया। अभी तो हमारे देश के लॉ एंड ऑर्डर को एक्सक्यूज करने वाली जितनी भी एजेंसियां हैं, चाहे वो जुडिशियरी हो, चाहे वकील साहब लोग, चाहे हमारे दरोगा जी हो, सब समस्याओं को झेल रहे हैं। सब भारतीय न्याय संहिता पढ़ रहे हैं। कितना पढ़ेंगे? नया अगर कोई अपराध है उसको उसमें ऐड करना चाहिए था अलग से, या फिर कुछ पुराने अपराधों में संशोधन करना चाहिए अपराध में। लेकिन अगर मर्डर है और 302 है तो 302 ही रहना चाहिए। आईपीसी की जगह भारत न्याय संहिता अगर रखना चाहते हैं तो ही रख देना चाहिए था। लेकिन सब धारा को हौस पौस कर दिया गया है। अब रिजल्ट क्या होगा? पता चला दरोगा जी के पास कोई चोर गया, उसने चोरी का मामला दरोगा जी ने दर्ज किया, और मामला दर्ज करते समय 307 लिख दिया। अब धारा 307 के तहत इन्होंने अपराध किया है। पता चला नए वाले कानून में 307 जो है वो बलात्कार का केस है, मर्डर का केस है। तो अब दरोगा जी भी, आईओ भी जब कोई एफआईआर लिखेगा तो उसको पढ़ना होगा। अगर ये अपराध में धारा लगाना चाहता है, अभी सब पढ़ने में लगे होंगे बच्चा। वकील साहब को भी लड़ना होगा तो नए सिरे से पढ़ना होगा, जज साहब को भी न्याय देना होगा तो फिर नए सिरे से पढ़ना होगा। बहुत सारे जजेस जो हैं वो पिछले डिसीजन के आधार पर न्याय कर देते थे कि भाई पीछे सुप्रीम कोर्ट में ऐसा डिसीजन आया हुआ है। अब वो नए कानून के अनुसार तो अभी डिसीजन पर तो निर्णय देना भी कठिन हो जाएगा ऑलरेडी, और फिर नए कानून बना करके उसमें जो परेशानी है, तो एक आलोचना बनती है प्रावधान की अस्पष्टता जो व्यवहारिक क्रियान्वयन में समस्याएं पैदा कर सकते हैं। जुर्माना और दंड के प्रावधान अत्यधिक कठोर, राइट। इसके बाद चैलेंजेस, डी
PDPA से संबंधित चुनौतियां, चैलेंजेस, इसमें भी हम लोग कुछ पॉइंट लिख देते हैं। 5-6 पॉइंट काफी है, इसमें छोटे छोटे पॉइंट मैं लिख देता हूं। इस कानून को लागू करने के सामने चुनौतियां, धन की अभाव, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इस कानून को लागू करने के लिए हमारे पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम कैसे कंट्रोल करेंगे फेसबुक, यूट्यूब, बहुत तरह की चीजें। तो हम लोग एक एक करके 6 पॉइंट हमने बनाया है चुनौतियां में। पहला लिखिए, अवसंरचनात्मक चुनौतियां, एक शब्द है बट बहुत कुछ है इसमें। इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस, नए कानून में जो अधिकार हमें दिए गए, जो दायित्व और कर्तव्यों का निर्धारण 79 कंपनियां हैं उनको दिया गया, जो प्लेटफॉर्म है उनको दिया गया, जो सर्विसेज प्रोवाइड कंपनी करने वाली कंपनी है उनको दिया गया, जो कर्तव्य दायित्व निर्धारित किया गया, इन सब चीजों को चेक करने के लिए कोई हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम नहीं है उस तरह का। हमारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इतनी ज्यादा नहीं है, हमने बहुत सारा खर्च करके इन सब चीजों को ठीक करने का प्रयास नहीं किया है। हमारे पास तो टेक्नोलॉजी में बच्चा सबसे जो बेकार टाइप का है वही इंडिया में रहता है। मैंने आपको बताया था जब पिछली बार मैं यूरोप गया था, याद होगा आपको, कि मैं हॉलस्टॉट एक जगह है वहां पर मैं गया और 5:45 में हम लोगों की ट्रेन थी हॉलस्टॉट से वियना आने के लिए। हम लोग झील में घूमने के बाद हम लोगों ने टारगेट किया था कि वहां से लगभग 15 मिनट का डिस्टेंस है, वहां एक बोट है, बोट को पार करना पड़ता है, पार करके फिर हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। 15 से 20 मिनट, 5:45 पे था। हम लोगों ने टारगेट किया कि हम लोग 4:30 बजे तक वहां से निकल लेंगे, मैक्सिमम 4:45 तक निकल लेंगे। 5 बजे भी निकलेंगे तो हम लोग 5:30 तक पहुंचे, 5:15 तक पहुंच जाएंगे, 5:20 तक पहुंच जाएंगे तो ट्रेन के टाइम से पहुंच जाएंगे। 5:45 में ट्रेन था बच्चा, थोड़ा हम लोगों का लेट हो गया, जो हमारा बूट था किनारे तक आते आते। फिर हम लोगों ने 5 बजे वहां से हमने निकलना शुरू किया, लेकिन जैसे ही निकलने को हुए एक मैसेज आता कि हमारी ट्रेन कैंसिल हो गई। मैसेज आता है और इमीडिएट मैसेज आता है कि हमारी ट्रेन कैंसिल हो गई है, लेकिन हमारे लिए 2 स्टेशन आगे से हमारे लिए ट्रेन की व्यवस्था की गई। 2 स्टेशन आगे जाकर के हम ट्रेन पकड़ सकते हैं, हमारे लिए ट्रेन की व्यवस्था भी कर दी कंपनी ने 1-2 मिनट में, और वहां पर हमारे लिए सीट भी रिजर्व कर दिया गया। अब हुआ कि भाई वहां से कम 10 किलोमीटर दूर था वो जगह, अब 10 किलोमीटर दूर हम लोग कैसे जाएंगे। तब तक इमीडिएट एक मैसेज आता है कि आप इस जगह से आपके जाने की व्यवस्था भी की गई, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज भी दे दी गई, वहां से एक बस खुलेगी जो आप लोगों को लेकर के जाएगी। और हम लोगों ने उसको सर्च में डाला, लोकेशन में डाला, तो फिर वो जगह हम लोगों के यहां से कम 8 मिनट की दूरी पर था, मात्र वॉकिंग डिस्टेंस 8 मिनट। हम लोग जो उधर जा रहे थे, हम लोग वॉक करके बस जहां खड़ी थी वहां पहुंच गए, वहां बस खड़ी थी, हम लोग बस पर बैठे, उस जगह पर पहुंचे, स्टेशन पे पहुंचे और वहां ट्रेन पर बैठे और वियना चले। सोचो कि ऑनलाइन सिस्टम इतना तंदुरुस्त है, इतना फिट है कि सारी चीजें प्रॉपर। वहां एक और खासियत हमने देखी, जो मेट्रो चलता है यूरोप में, हर शहर का अपना एक ट्रांसपोर्ट का ऐप है। अगर शहर में घूमना है तो ट्रांसपोर्ट वाला ऐप को आप अपलोड कर लो, अपने मोबाइल पे डाल दीजिए। अब उस ऐप से आपको सारी चीजें हैं, ऐप पे आप टिकट कटा सकते हैं, ऐप पे हर ट्रेन की टाइमिंग देख सकते हैं। और ट्रेन की टाइमिंग कैसे होती है बच्चा, अगर आपको यहां से ट्रेन लेकर के जा रहे हो, आप मुखर्जी नगर दिल्ली में हो, मुखर्जी नगर से आपको रेलवे स्टेशन जाना है, तो आता है कि अगर रेलवे स्टेशन 12 बज करके इस प्लेटफॉर्म पर 12:08 पे आने वाली है, तो आ जाएगा 8:08 कट 8:09, यानी 1 मिनट का डिले है, तो 1 मिनट कट लग जाएगा और 1 मिनट आगे का टाइम दे दिया जाएगा। फिर अचानक वो टाइम से आ गई तो वो फिर 8 बज के या 12:08 राइट टाइम। मतलब 1 मिनट भी अगर लेट होता है या बिफोर, उस समय अपडेट होता रहता है। ऑटोमेटिक सिस्टम है कि अपने आप सिस्टम में सब कुछ अपडेट हो रहा है। हमारे यहां ट्रेन आ जाती है,
एक एक घंटे से कब आएगी पता नहीं, प्लेटफॉर्म पे पब्लिक बैठी हुई है, जाइए स्टेशन मास्टर के पास थोड़ा सा पता लगाते हैं कि कब आएगी, पूछा जाता है कब आएगी ट्रेन, क्या संभावना, तभी कुछ पता नहीं। 1.5-2 घंटे से पैसेंजर बैठे हुए, ये चीजें हैं, प्रॉब्लम है। सोचिए कि इतना शानदार ऐप बनाना, में जाओ, हमारे यहाँ के क्रीम है वो सारे के सारे यूरोप चले जा रहे हैं नौकरी करने के लिए, हाई सैलरी पे जॉब कर रहे हैं, उनके पास क्षमता है, वो बना सकते हैं। यहाँ जो बचे खुचे बच जाते हैं वो हमारे लिए ऐप बनाते हैं, हम उनसे ऐप बनवाते हैं। ऐप में अक्सर हम आपको पढ़ा रहे हैं, ऐप बना हुआ है, ऐप पे पढ़ाते हैं, अक्सर ऐप में प्रॉब्लम आती रहेगी। टेक्नोलॉजिकली यूरोप साउंड है, उस लेवल तक हम अपने आप को पहुंचाने का प्रयास करेंगे, बट उतना इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल तक पहुंचने के हमारे पास नहीं। दूसरा चैलेंज है जागरूकता और प्रशिक्षण से संबंधित चुनौतियां। हमारी भारत की जनता जागरूक नहीं, बहुत सारे कानून, बहुत सारे अधिकार उनको दिए गए हैं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है गांव के मंगरू को, ढोणा को, बूढ़ा को, फेसबुक चलाते हैं, उनको क्या अधिकार है अपने सूचनाओं को प्रोटेक्ट करने का, उनको पता ही नहीं। तो जागरूकता का, प्रशिक्षण से संबंधित चुनौतियां हैं, क्योंकि अभी तक हमारा प्रशिक्षण सिस्टम हमने शुरू किया है, साक्षरता अभियान, डिजिटल साक्षरता अभियान हमने शुरू किया है, लोगों को डिजिटली लिटरेट करने का काम हमारी सरकार योजनाओं के माध्यम से चला रही है। डिजिटल इंडिया का एक पार्ट है ये डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल के फील्ड में लोगों को साक्षर किया जाए। तो दूसरा पॉइंट लिखते जाइए, जागरूकता और प्रशिक्षण से संबंधित चुनौतियां। तीसरी चुनौती है, क्योंकि जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है बच्चा, उतना हम अपने भारत के लोगों को ट्रेन नहीं कर पा रहे। तीसरी चुनौती है निगरानी और प्रवर्तन। प्रवर्तन मतलब एग्जीक्यूशन, लागू करना। तो निगरानी और प्रवर्तन संबंधी चुनौतियां, ये सब कानून को लागू करना कितना कठिन होगा, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा किसी की सूचना फेसबुक ने ले ली। हमारी सरकार के पास हमारा मैकेनिज्म इतना तगड़ा होना चाहिए कि हम उन पर निगरानी रख सके, जो भी सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं या जो सूचनाएं ले रही है वो हमारी सूचनाओं को मिसयूज नहीं कर रही है। कैसे पता चलेगा, सरकार को कैसे पता चलेगा, हम ही को कैसे पता चलेगा। तो निगरानी की समस्या, इस कानून को लागू करने की समस्या, ये चुनौती महत्वपूर्ण है। तीसरी, चौथा लिखिए, अंतरराष्ट्रीय सहयोग में कठिनाई संबंधी चुनौतियां। ये भी एक समस्या आएगी, क्योंकि हालांकि हम लगातार अलग अलग अंतरराष्ट्रीय मंचों पर दुनिया के देशों के साथ समझौता कर रहे हैं। जो हमारी 13 है, जो केंद्र है, इसके नेतृत्व में कई एग्रीमेंट हम लोगों ने दुनिया के देशों के साथ किया है। साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में दुनिया के देश हमारा कॉपरेशन करे, सहयोग करे, क्योंकि जब तक पूरी दुनिया मिलकर के साइबर सिक्योरिटी की दिशा में काम नहीं करेगी तब तक काम होने वाला नहीं। बट फिर भी हर देश के अलग अलग इंटरेस्ट है, हर देश अपने अपने इंटरेस्ट को लेकर के काम करते हैं। हम अपने देश, समाज, संस्कृति को ध्यान में रखकर अपने लिए कानून बनाते हैं, बट हर देश का इंटरेस्ट हमारे इंटरेस्ट के साथ मैच करे जरूरी नहीं है। परिणाम क्या होता है बच्चा, कि दुनिया के देशों का सहयोग इस काम में नहीं मिल पाता। ये एक चुनौती बनी रहेगी, अंतरराष्ट्रीय सहयोग में कठिनाई संबंधी चुनौतियां। पांचवा पॉइंट, निजता बनाम सुरक्षा का मुद्दा। ये एक मुद्दा शुरू से रहा है आज भी। राइट टू प्राइवेसी जरूरी है या सुरक्षा। मैंने अभी कहा कि सुरक्षा से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मौलिक अधिकार। देश की सुरक्षा के नाम पे, समाज की सुरक्षा के नाम पे हमारे मौलिक अधिकारों को रोका जा सकता है, ये संविधान परमिट करता है, परमिशन देता है, अनुमति देता है। फिर भी ये निजता का अधिकार बनाम सुरक्षा का मुद्दा, ये एक मुद्दा बना रहेगा। अक्सर इस मुद्दे में टकराव होगा। सरकार कहेगी कि हम देश की सुरक्षा के लिए आपकी प्राइवेसी के राइट को इग्नोर किए, और पब्लिक कहेगी कि हमारी निजता का अधिकार, हमारी निजता का अधिकार। ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती। अक्सर सरकार के कानून के सामने लोग विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जहां पर भी इस तरह का मुद्दा आएगा। और छठा है लागत, खर्च और वित्तीय बोझ में वृद्धि। निश्चित रूप से इन सब कानून को एग्जीक्यूट करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उससे लागत खर्च बढ़ेगा, सरकार का वित्तीय बोझ, फाइनेंशियल बर्डन बढ़ेगा। ये है बच्चा 6 चुनौतियां। ठीक है, इन चुनौतियों को दूर करके ही हम इस कानून को सफल बना सकते हैं। व्यक्तिगत डाटा के प्रोटेक्शन में इस कानून को हम उपयोग अधिक से अधिक कर सकते हैं। इसके लिए हमारा अगला डायमेंशन है सुझाव। TPDPA
डाटा डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट से संबंधित सुझाव या डीपीए को सफल बनाने हेतु सुझाव, ऐसे लिखो। को सफल बनाने हेतु सुझाव। डन। सफल बनाने हेतु सुझाव। पहला, परामर्श, विस्तृत परामर्श लिया जाए। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके प्रभावी बनाया जाए। और संक्षेप में वर्ड मैंने लिख दिया है, अपने आप में सब कुछ है। प्रभावी अवसंरचना, मैंने कहा ना कि चुनौतियों को दूर कर दो और कमियों को दूर कर दो, हो गया सही। विस्तृत परामर्श को संभव बनाया जाए। दूसरा, प्रभावी अवसंरचना का विकास किया जाए। प्रभावी अवसंरचना। तीसरा, जागरूकता और प्रशिक्षण। जागरूकता और प्रशिक्षण को बढ़ाया जाए, मतलब जागरूकता का अभाव न रहे, और तभी होगा जब ट्रेनिंग सबको दी जाए, डिजिटल ट्रेनिंग प्रदान की जाए। निगरानी और प्रवर्तन को संभव बनाया जाए। अब निगरानी के लिए विस्तृत इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, उसको भी संभव बनाया जाए। और एग्जीक्यूशन को संभव बनाया जाए, कानून को प्रॉपर तरीके से लागू किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। मैंने कहा ना कि जो चुनौती है उसी को लिख दो सुझाव में। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। अब प्रश्न है कि राइट टू प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है या सुरक्षा? दोनों का अपना स्थान है। तो हमारा निष्कर्ष होगा, हमारा सुझाव होगा, निजता और सुरक्षा में संतुलन बनाए रखा जाए। निजता और सुरक्षा में संतुलन बनाए रखा जाए। और लास्ट पॉइंट, वित्तीय बोझ की समस्या का समाधान किया जाए। वित्तीय बोझ की समस्या का समाधान किया जाए। आपने लिख लिया होगा बच्चा। ये है एक नया अधिनियम जिसको कि साइबर सुरक्षा के लिए, खास करके पर्सनल डेटा की सुरक्षा के लिए हाल ही में लास्ट ईयर बनाया गया है। इस कानून के बारे में एक हमारी जानकारी आपकी होनी चाहिए, ये तैयार रखिएगा अपना, ठीक है। अब कुछ हम लोग, मैं पीडीएफ दे दूंगा, कुछ कुछ चीजों पे जो छोटी मोटी चीजें हैं 2-4 लाइन में, उसकी हम चर्चा कर सकते हैं। आप एक हेडिंग डालिए, भारत में साइबर सुरक्षा हेतु प्रमुख संस्थागत प्रयास। पीडीएफ नोट्स। भारत में साइबर सुरक्षा हेतु प्रमुख संस्थागत प्रयास। भारत में साइबर सुरक्षा हेतु प्रमुख संस्थागत प्रयास। यहां पर पीडीएफ नोट्स मत लिखिए। भारत में साइबर सुरक्षा हेतु प्रमुख संस्थागत प्रयास। हेडिंग डाल दिया आपने, प्रमुख संस्थागत प्रयास। अब इन संस्थागत प्रयासों में बच्चा कुछ कुछ प्रयास आप लिखोगे। प्रयास नंबर 1, प्रयास नंबर 2, प्रयास नंबर 3, प्रयास नंबर 4, ऐसे कर सकते हो या ABC कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हम लोग 1 नंबर या A करते हैं। हेडिंग डालिए स्मॉल a, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। ठीक है। I4C, I बीच में 4 और फिर C। I का मतलब इंडियन, साइबर क्राइम
कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक है। ये C4 हो गया और I1 हो गया, यही है I4C, इसको इसी नाम से जाना जाता है। I4C लिख दोगे कहीं पर भी गूगल में तो आ जाएगा। यह एक नेशनल एजेंसी है, ठीक है। नाम से क्लियर है कि यह साइबर क्राइम को दूर करने में कोऑर्डिनेशन का काम करती है। यह सेंटर 2004 में बच्चा बनाया गया और 2004 से आज लगातार क्रियाशील है और भारत की एक प्रमुख एजेंसी है जो साइबर सुरक्षा की दिशा में काम कर रही है। साइबर अपराध को रोकने, साइबर अपराध से बेहतरीन तरीके से निपटने के लिए क्रियाशील। नीचे एरो दीजिए और एरो देकर यहां पर लिख दीजिए PDF नोट्स। इसके बारे में मैंने इंफॉर्मेशन कुछ दे दिया, ठीक है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। साइबर क्राइम से बेहतर तरीके से निपटने के लिए तथा 14C को समन्वित और प्रभावी तरीके से लागू करने हेतु इस योजना के निम्नलिखित 7 प्रमुख घटक बनाए गए हैं, ठीक है। ये 7 घटक एक तरह से 7 केंद्र टाइप का ही चीज है बच्चा, ठीक है। 2004 में ये 7 घटक है। नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट, नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट, जो भी साइबर क्राइम से संबंधित थ्रेट है राष्ट्रीय स्तर पर, उसकी एनालिसिस करने के लिए एक यूनिट का गठन किया गया। नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिसिस यूनिट, NCTAU, NCTAU। बस इसके बारे में और कुछ नहीं, एक एक करके हम देखते चले। थ्रेट्स की एनालिसिस ये करती है। अगला है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। बड़ा क्लियर है कि इस पर साइबर क्राइम के बारे में रिपोर्ट किया जाता है। हेल्पलाइन नंबर इसके लिए जारी किया गया है। 1930 इंडिया का हेल्पलाइन नंबर है। आपके साथ यदि कभी भी कहीं पर भी साइबर क्राइम होता है तो आप 1930 पर कॉल कर सकते हैं या फिर इस पोर्टल पर रिपोर्ट कर सकते हैं। एक तरह से समझिए कि एक ऐसा थाना है ऑनलाइन जहां पर कि हमारे साथ ये घपला हुआ, हमारे बैंक से साइबर क्राइम के रूप में 50 लाख रुपया, 10,000 रुपया, 20,000 रुपया निकाल लिया गया, जो भी XYZ आपके साथ साइबर क्राइम होता है, आप यहां जाकर के इस पोर्टल पर अपना FIR दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। उसी का दूसरा पार्ट है, तीसरा है संयुक्त साइबर अपराध जांच दल के लिए मंच, प्लेटफॉर्म फॉर ज्वाइंट साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम, उसी का एक पार्ट है। नाम से बड़ा क्लियर है, ये साइबर क्राइम को जांच करने वाली टीम है, एजेंसी है, जिसका काम है साइबर क्राइम की जांच करना, इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है। प्लेटफॉर्म फॉर ज्वाइंट साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम। चौथा है राष्ट्रीय साइबर अपराध फोरेंसिक प्रयोगशाला पारिस्थितिकी तंत्र, यहां भी फोरेंसिक प्रयोगशाला है, इसका एक अलग से टीम है। नेशनल साइबर क्राइम फोरेंसिक लेबोरेटरी इकोसिस्टम, नेशनल साइबर क्राइम फोरेंसिक लेबोरेटरी इकोसिस्टम, ये भी कहीं ना कहीं जांच में एक सहायक एजेंसी है, सहायक पार्ट है। चौथा है, पांचवा है राष्ट्रीय साइबर क्राइम प्रशिक्षण केंद्र, नाम से ही समझ में आ रहा है, नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर, जो लोगों को ट्रेनिंग देती है। मैंने अभी कहा कि प्रशिक्षण एक जरूरी पार्ट है, तो जो भी हमारी एजेंसी के लोग साइबर क्राइम से लड़ते हैं उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग देने के लिए एक एजेंसी बनाई गई है, नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर। इसके बाद इसका छठा है साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट, साइबर क्राइम इकोसिस्टम को मैनेज करने की एक यूनिट है, साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट। और इसका सातवां और लास्ट है बच्चा, राष्ट्रीय साइबर अनुसंधान और नवाचार केंद्र, नेशनल साइबर रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर। ये सेंटर जो है, फोटो भी आपका इस सेंटर का दिखाई दे रहा है, ये सेंटर जो है वो नेशनल साइबर क्राइम से संबंधित, साइबर वर्ल्ड से संबंधित रिसर्च करती है, उसमें क्या क्या इनोवेशन हो सकता है वो करती है, ताकि इनके ज्ञान, इनके रिसर्च का जो कंक्लूजन है उसको यूज करके साइबर क्राइम को रोका जा सके और भारत में साइबर सुरक्षा को संभव बनाया जा सके। एक स्मॉल बी लिखिए, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम, 13 2004 में आया, 13
ठीक है। I4C 2018 में आया था बच्चा, पीछे हमने लिखवा दिया। 13 2004 में आया, पहले भी 13 की चर्चा में थोड़ा कर चुका हूं। मैंने कब किया था? मैंने 2013 की नेशनल जो पॉलिसी थी उस पर चर्चा करते समय किया था। तो ये 13 2004 हेडिंग डाल दिया आपने, यहां पर लिखिए PDF नोट्स। ये भी एक राष्ट्रीय एजेंसी है जो साइबर सुरक्षा के लिए बनाई गई है। इसका काम ही है सरकारी नेटवर्क पर जो साइबर सुरक्षा आक्रमण है उसकी दर को कम करना, साइबर हमलों की दर को कम करना, जो भी गवर्नमेंट का नेटवर्क। 13 भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम। ठीक है। इमरजेंसी रिस्पांस टीम, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया, IN मतलब इंडिया, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया। नाम से ही लग रहा है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, इमरजेंसी में रिस्पांस करने वाली, आपातकाल में रिस्पांस करने वाली टीम भारत की। जब भी कोई कंप्यूटर अटैक होता है, जब भी कोई साइबर अटैक होता है तो इमीडिएट रिस्पांस करना, इसके कई पर्पस है कि इमीडिएट रिस्पांस करे। रिस्पांस करके सबसे पहले तो आगे आक्रमण ना हो सके उसको रोके, जहां आक्रमण हुआ है उसका क्या समाधान हो सकता है करे, आक्रमण से होने वाले डैमेज को मिनिमाइज करे, जो आक्रमण से जो इकोसिस्टम हमारा कंप्यूटर का डिस्टर्ब हो रहा, खत्म हो रहा, उसको रोकने का प्रयास करे। ये टीम यही काम करती है। डन। 13 देश की साइबर सुरक्षा को संबोधित करने के लिए एक राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में काम करती है और सरकारी नेटवर्क पर साइबर हमलों की दर को कम करने में मदद करती है। सरकारी नेटवर्क पर साइबर हमलों की दर को कम करने में मदद करती है। इतना काफी है इसके लिए, और ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है। एक और 2014 में प्रयास किया गया, 14 में, लिख लीजिए स्मॉल सी, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना और संरचना संरक्षण केंद्र। नाम से ही लग रहा है राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना। हमारे देश की जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, परमाणु संबंधित सूचनाएं हैं, हमारी रक्षा से, डिफेंस से जुड़ी हुई सूचनाएं हैं, हमारी दूरसंचार से जुड़ी सूचनाएं हैं, परिवहन से जुड़ी सूचनाएं हैं, बैंकिंग से जुड़ी सूचनाएं हैं, शेयर मार्केट से जुड़ी सूचनाएं हैं, ये सब किसी भी देश की महत्वपूर्ण सूचनाएं होती है। इन सूचनाओं को हैक करना, इन सूचनाओं को मिसयूज करने से पूरी देश डिस्टर्ब हो सकता है। तो हमारे देश की जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं उनकी सुरक्षा भी जरूरी है। जो भी हमारे देश की महत्वपूर्ण सूचना और संरचना है उनकी सिक्योरिटी के लिए 2014 में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना और संरचना संरक्षण केंद्र, प्रोटेक्शन सेंटर एक बनाया गया, प्रोटेक्शन सेंटर बनाया गया। यह एक केंद्रीय सरकारी प्रतिष्ठान है। यहां पर भी हेडिंग डाल करके PDF नोट्स लिख दो बच्चा, हेडिंग डालते जाओ और PDF नोट्स लिखते जाओ। 2014 जरूर लिख देना। यह एक केंद्रीय सरकारी प्रतिष्ठान है जिसका गठन देश के बारे में देश से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं के, महत्वपूर्ण जानकारी के सुरक्षा के लिए किया गया है। जैसे ऊर्जा से संबंधित सूचना, बैंकिंग से संबंधित सूचना, शेयर मार्केट से संबंधित सूचना, दूरसंचार, परिवहन आदि। डन। स्मॉल डी हेडिंग डालिए और स्मॉल डी में लिखिए साइबर स्वच्छता केंद्र, साइबर स्वच्छता केंद्र, बॉटनेट सफाई और मैलवेयर विश्लेषण केंद्र। इसको डिजिटल स्वच्छता केंद्र कहा जाता है। बॉटनेट सफाई समझते हो ना? आपके कंप्यूटर में कोई भी आपके कंप्यूटर को साफ करना, आपके कंप्यूटर को स्वच्छ बनाना,
आपका कंप्यूटर कैसे गंदा रहता है? कपड़ा तो गंदगी से गंदा होता है, आपका कंप्यूटर वायरस से गंदा होता है। ये सेंटर जो है वो आपके कंप्यूटर से सारे मॉलवेयर, वायरस, बॉटनेट सबको खत्म करके आपके कंप्यूटर को साफ करने का काम, राइट। यही काम ही है कि हमारे देश के जितने भी कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं उनकी साफ सफाई, उनकी स्वच्छता, उनको बनाए रखना। क्लियर है? ये हमारे डिजिटल इंडिया अभियान का एक पार्ट है, उसी के रूप में इसको सरकार चला रही है। साइबर स्वच्छता केंद्र, केवल नाम इतना ही लिखो, बॉटनेट सफाई और मेलवेयर विश्लेषण केंद्र। पीडीएफ नोट्स दे दो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। डिजिटल स्वच्छता केंद्र, बॉटनेट क्लीनिंग एंड मॉलवेयर एनालिसिस सेंटर, बॉटनेट क्लीनिंग एंड मॉलवेयर एनालिसिस सेंटर, इसको साइबर स्वच्छता केंद्र जो है वो भारत सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान का एक हिस्सा है, जिसकी देखरेख इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय करता है। ठीक है, ये क्या काम करता है मैंने ये भी बता दिया। इसके बाद एक हेडिंग डालो, और भारत में साइबर सुरक्षा हेतु अन्य प्रमुख सरकारी पहले, कुछ अन्य जो पहल किया गया है भारत के साइबर सुरक्षा हेतु, कुछ अन्य सरकारी पहले। पहले या प्रयास, बड़ा क्लियर है बच्चा कि ई गवर्नेंस आज हमारी एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, और हम पूरा का पूरा गवर्नेंस सिस्टम को इंटरनेट पे लाना चाहते हैं, उसका डिजिटलाइज करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं इंटरनेट की दुनिया जितनी ज्यादा सुरक्षित होगी, हमारा पूरा इंफॉर्मेशन उतना ही। ठीक है, इन्हीं सब उद्देश्यों को ध्यान में रख करके साइबर सुरक्षित भारत पहल 2018 की शुरुआत की गई। एक हेडिंग डालिए, साइबर सुरक्षित भारत पहल 2018। पीडीएफ नोट्स, साइबर सुरक्षित भारत पहल 2018। ठीक है, साइबर सुरक्षित भारत पहल 2018 लिख लिया आपने? पीडीएफ नोट्स लिख लिया आपने? डिजिटल इंडिया के विजन के अनुरूप इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन एवं उद्योग जगत के सहयोग से साइबर सुरक्षित भारत पहल की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य साइबर वर्ल्ड को सुरक्षित करना है, ताकि हम अपने ई गवर्नेंस स्कीम को सुचारू रूप से संचालित कर सकें। डन, ये एक है। इसके बाद दो लाइन का और एक चीज है, राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, ये 2019 में आया। राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल जो उसी का पार्ट है, जो मैंने कहा था आपको, रिपोर्टिंग पोर्टल, इस पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। 2019 का लेवल लिख दो, पीडीएफ 2019 में राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की शुरुआत की गई, जहां ऑनलाइन हम कोई भी साइबर अपराध के बारे में उस पर रिपोर्ट कर सकते हैं, सूचना दे सकते हैं। तीसरा लिखो, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास 2023, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास 2023 हेडिंग डाल दो केवल, पीडीएफ नोट्स। अभ्यास मतलब कैसे हम लोग सैन्य अभ्यास करते हैं, उसी तरह का ये अभ्यास है बच्चा, उसी तरह का ये अभ्यास है, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास 2023। ये अक्टूबर में शुरू किया गया था, अक्टूबर 2023 में। इसका आयोजन 9 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2023 तक नई दिल्ली में सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक संगठनों और निजी क्षेत्र के विविध क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व में किया गया। बड़ा क्लियर है कि भी साइबर सुरक्षा की दिशा में एक पहल है गवर्नमेंट की, किस तरह का अभ्यास करे।
और एक लास्ट पॉइंट लिख दीजिए 4 नंबर, भारतीय प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। साक्षरता अभियान चल ही रहा है। डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है। गांव के लोगों को डिजिटली लिटरेट बनाने का एक योजना है, एक अभियान है, यह एक प्रकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत क्रियान्वित प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में 6 करोड़ परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लक्ष्य से शुरू किया गया और अभी लगातार बच्चा चल रहा है। तो आप समझ सकते हो कि साइबर अपराध एक नए प्रकार का अपराध है जो तकनीकी विकास के परिणाम स्वरूप एक नए रूप में उभर कर सामने आया है। इसका क्या क्या स्वरूप हो सकता है ये बहुत कुछ अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा साइबर अपराध के रूप अलग अलग होते जाएंगे। नए नए रूपों में साइबर अपराध, एआई आ जाएगा तो साइबर अपराध का रूप बदल जाएगा। तो जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगी साइबर क्राइम का रूप बदलता जाएगा। और इसी साइबर क्राइम से बचने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, अपने पूरे नेटवर्क और सिस्टम को बचाने के लिए, सरकार के विभिन्न विभागों की सूचनाओं को बचाने के लिए साइबर सुरक्षा एक महत्वपूर्ण कदम है, महत्वपूर्ण पाठ है और इसके लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। और फिर भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है बच्चा, इससे जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि हम जितना ज्यादा प्रयास करते हैं हम पीछे, क्योंकि जो हमने कानून बनाया, अभी भी अक्सर इसमें किया जाता है कानून भी बनाइए तो एक मोटा मोटी बनाइए, उस कानून मत बनाइए जिसको बदला नहीं जा सकता, क्योंकि हर कानून में तत्काल बदलाव की संभावना होनी चाहिए। क्योंकि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और ज्यादा होगा तो फिर नए प्रकार का अपराध आएगा, नए प्रकार का अपराध आएगा तो उस पुराने कानून में वो अपराध की श्रेणी में है ही नहीं, तो हमें उसे भी अपराध की श्रेणी में लाने के लिए कानून में अमेंडमेंट करना होगा। क्योंकि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की दर जितनी तीव्र है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के परिणाम से होने वाले अपराध भी नए 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 होते जाएंगे और कानून हम बनाते जा रहे हैं, हम अपना एक प्रोटेक्शन सिस्टम तैयार कर रहे हैं। बट हम कितना भी करें, इस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ हमें तालमेल बनाकर चलना होगा। वो डेवलप तो फिर हमारा कानून और हमारा सुरक्षा मैकेनिज्म, सिक्योरिटी मैकेनिज्म भी डेवलप। सबसे बड़ी चीज है कि अब इसमें एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स की सहभागिता बढ़ेगी, क्योंकि अब एक दूसरे देश के साथ लोग दुश्मनी जब निकालेंगे तो साइबर आक्रमण करेंगे, साइबर अटैक करेंगे। ये अटैक कई किस्म का हो सकता है और इससे निपटने के लिए जरूरी है कि टेक्नोलॉजिकली हम साउंड हो, टेक्नोलॉजिकली हम काफी डेवलप हो, तभी हमारे साइबर वर्ल्ड की सुरक्षा संभव हो पाएगी। और साइबर वर्ल्ड से हम पूरी तरह से इन्वॉल्व है तो हमारे देश की सुरक्षा भी संभव हो पाएगी, हमारे देश के नागरिकों की सुरक्षा भी संभव हो पाएगी। यही है बच्चा, ये टॉपिक हमने कोशिश किया लगभग सारी चीजों को इसमें शामिल करूं। तो आज का क्लास आपका खत्म है। ये जो लास्ट वाला है इसका मैं पीडीएफ आपको भेज देता हूं, और आपने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट वाला पीडीएफ मैंने नहीं भेजा है, तो वो भी मैं 1 से 2 दिनों में मैं भेज दूंगा। अब मैं लगातार आपके साथ रहूंगा। कल से हम लोग नया बैच शुरू करने जा रहे हैं बच्चा। जो भी नया बैच, मतलब जिस बच्चों का नहीं हुआ है, तो आज जो क्लास हमारे बच्चे कर रहे हैं उनको भी जानकारी होनी चाहिए। जो जिनका भी नहीं हुआ है, कल से 2 बजे से इंडियन सोसाइटी का क्लास में शुरू करने जा रहा हूं। सोशल जस्टिस नहीं, हमें मैनेजमेंट ने बताया कि शायद आप में से किसी बैच का, ढेर सारे बैच का इंडियन सोसाइटी नहीं हुआ है, तो इंडियन सोसाइटी का बैच मैं कल से शुरू करने जा रहा हूं। कल से 2 बजे से, कल मतलब 10 तारीख से 2 बजे से इंडियन सोसाइटी का नया फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है। फाउंडेशन बैच क्या मतलब, नया इंडियन सोसाइटी का क्लास शुरू हो रहा है। एक सेगमेंट है आपका जीएस पेपर 1 में, जिसको मैं पढ़ाता हूं। तो कल 2 बजे से आपसे फिर मैं मिलता हूं। आज के लिए विदा। आंतरिक सुरक्षा का टॉपिक आपका जो सेगमेंट है, खंड है, आपका फिनिश हो गया, खत्म हो गया। कल हम फिर से पेपर 1 के इंडियन सोसाइटी खंड से मिलते हैं। सो थैंक यू। हमारे टीम जरा सा चैट दिखा दे, हमारी टीम थोड़ा चैट दिखाए मुझे।
टीम थोड़ा चैट चलाए। हाँ, चैट आ गया। ठीक है बच्चा, पीडीएफ मैं दे दूंगा मैक्सिमम परसों। ठीक है, सामाजिक न्याय कब होगा बच्चा, सोशल जस्टिस, मुझे नहीं मालूम। मेरे को जिस टॉपिक का, जिस क्लास का निर्देश मिलेगा, मैं, क्योंकि जो हमारी मैनेजमेंट टीम है उसको पता होता है, मैं टीचर हूं, उनको पता होता है कि ऑनलाइन में कितने कितने बैच है, किस बैच के बच्चों का क्या हो गया, किस बैच के बच्चों का क्या हो गया, किस बैच के बच्चों का क्या बाकी है, और उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, कब कौन सा लगाना है, कब कौन सा नहीं लगाना है, ये हमारी टीम बताती है। मुझे शुरू शुरू में डायरेक्शन था कि आज से सोशल जस्टिस मुझे पढ़ाना है, फिर हमें 2 दिन पहले ये आया कि नहीं, कुछ बैच में, ज्यादातर बैच में इंडियन सोसाइटी बचा है, तो इंडियन सोसाइटी पहले करा दीजिए, इसके बाद सोशल जस्टिस का क्लास कराइए। ओके, सो थैंक यू। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थैंक यू। हम लोग कल मिलते हैं बच्चा इंडियन सोसाइटी की क्लास के साथ। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कल का क्लास हमारा एक इनॉग्रल क्लास होगा। हमारे सारे बच्चे जो भी अगर नहीं किए हैं तब आना ही है। एक बार हम लोग देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, पूरे सिलेबस को देखेंगे, मतलब इंडियन सोसाइटी के सिलेबस को देखेंगे, क्या ट्रेंड है उसको देखेंगे, और फिर अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। उसी में हम लोग अपनी क्लास में भी डिस्कशन, कल से क्लास शुरू भी कर देंगे। ओके, बट बेस बनाना जरूरी है। बेस अगर मजबूत है तो फिर आप इमारत अपने से भी खड़ी कर सकते हो। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कल मिलते हैं।